नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की इकाई 2 आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आदिकालीन साहित्य। हिंदी साहित्य का आरंभ कब और कैसे हुआ? हिंदी साहित्य की प्रारंभिक रचनाएं सिद्ध साहित्य की देन है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 मानी गई है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है और हिंदी की पहली रचना किसे माना गया है? पहली रचना मानी गई है हिंदी की देवसेन कृत शावकाचार। प्रथम कवि माने गए हैं सरहप्पा और प्रथम रचना मानी गई है शावकाचार। आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य आदि की रचना हुई है। इनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य की व्युत्पत्ति कैसे हुई? बौद्ध धर्म की दो शाखाओं हीनयान व महायान में। महायान को वज्रयान भी कहते हैं। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। कि कौन सी शाखा बौद्ध धर्म की? जो महायान शाखा है जिसे वज्रयान भी कहते हैं, उससे सिद्धों उन्हें ही क्या कहा जाता है? सिद्ध कहा जाता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्धों ने संधा भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा का प्रयोग किया? संधा भाषा। संधा भाषा का अर्थ है अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। ये सिद्ध अपने आप नाम के पीछे पा जोड़ते थे। पा क्या है? आदर्शार्थक पाद शब्द है। कुछ प्रमुख सिद्ध हैं सरहप्पा, लुइपा, कणहप्पा, डोम्बिपा, कुकरिप्पा, शबरप्पा, शांतिपा, तंतिपा, नागार्जुनलिप्पा, नागार्जुनतिलोपा, छत्रपा, मलिपा आदि। इनका व्यक्तित्व व कृतित्व संक्षेप में इस प्रकार है। सिद्ध साहित्य की रचना किसने की है? सरहप्पा। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरहप्पा। यह सरहप्पा सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से जाने जाते थे। ये जाति के ब्राह्मण थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका समय 769 ईस्वी माना गया है। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ है जिनमें दोहा कुश प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। गु के जे गहीला, गुरु बिन ज्ञान ना पाइला रे भाईला किसकी है? सरहप्पा की पंक्तियां। शबरप्पा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु सरहप्पा थे। शबरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरप्पा कहलाए। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह के विरोधी थे तथा सहज जीवन पर बल देते थे। जो शबरप्पा है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है चर्यापद। लुइपा ये कायस्थ परिवार के से संबंध रखते थे। इनके गुरु शबरप्पा थे। इनकी साधना का अत्यंत प्रभाव था। 84 सिद्धों में इनका स्थान सर्वोच्च है। इनकी कविताएं रहस्य भावना प्रधान है। उदाहरण के लिए काह तरुवर पंचविडाल, चंचल चिये पैठो काल, दिट करिया महासुअ परिमाण, लुई मरमई गुरु पूछी अजान। किसकी पंक्तियां? ये लुइपा की पंक्तियां हैं। 84 सिद्धों में इनका स्थान सर्वोच्च माना गया है। डोम्बिपा। इनका जन्म क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु विरूपा थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 21 बताई जाती है। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरद्वीपोपदेश इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं डोम्बिपा की? डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरद्वीपोपदेश। कणहप्पा। कणहप्पा ये कर्नाटक में 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में पैदा हुए। इनके गुरु जालंधरप्पा थे।
इनके कई शिष्य थे। इनके ग्रंथों की संख्या 74 बताई जाती है। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया। यह एक दार्शनिक कवि थे। कुकुरिप्पा, इनका जन्म कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका जन्मकाल ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। इनके गुरु चरपटिया थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 16 बताई जाती है। ये थे सिद्ध साहित्य के रचयिता, प्रमुख कवि। अब है जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या है? जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जो जैन साहित्य है ये कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागुचरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आचार शैली में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी जाती है। फागु व चरित काव्य शैली सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने इसे क्रीड़ानियक कहा। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थकारों के जीवन चरित्र व वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से ही पद्यबद्ध की गई थी। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा, इसलिए जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, परंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई थी। आदिकालीन जैन साहित्य में भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जो रास परंपरा है ये जैन साहित्य से उत्पन्न हुई है और जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? भरतेश्वर बाहुबली रास का, जिसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरि ने की थी। आदिकालीन जैन साहित्यिक रचनाएं। आदिकालीन जैन साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित है। श्रावकाचार। श्रावकाचार नामक काव्य की रचना देवसेन ने की और इसे हिंदी की प्रथम रचना भी माना जाता है। इसका रचना काल 933 ईस्वी है। ये एक अच्छे कवि व उच्च कोटि के चिंतक थे। अपभ्रंश में इन्होंने दब सहापयास नामक काव्य लिखा। कौन सा? अपभ्रंश में इन्होंने दब सहापयास नामक काव्य लिखा। अन्य रचनाएं लघुनयन चक्र व दर्शनसार है। किसकी? देवसेन की अन्य रचनाएं हैं लघुनयन चक्र, दर्शनसार। ये दोनों रचनाएं काव्य की सीमा में नहीं आती। भरतेश्वर बाहुबली रास। इस ग्रंथ की रचना शालिभद्र सूरि ने की। यह जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य। चंदनबाला रास। चंदनबाला रास, इसकी रचना आसगु नामक कवि ने लगभग 1200 ईस्वी के आसपास की। कवि ने भाव सौंदर्य का मनोहर वर्णन किया है। यह लघु कथानक पर आधारित है। किसकी रचना है चंदनबाला रास? आसगु की, 1200 ईस्वी के आसपास। स्थूलीभद्र रास, इसकी रचना जिनधर्म सूरि ने 1209 ईस्वी में की। रेवंतगिरी रास, इसकी रचना विजयसेन सूरि ने की। इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। नेमिनाथ रास, इस काव्य की रचना सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में की थी। 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में वर्णित किया। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। ये किसकी रचनाएं हैं? जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं ये। नाथ साहित्य। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई।
राहुल सांकृत्यायन नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्र या मच्छंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे और जो नाथपंथी है वो नारी विरोधी है। सिद्धगण क्या थे? नारी भोग में विश्वास करने वाले थे और जो नाथ है वो नारी के विरोधी थे। नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की गई। वामाचार्य के विरुद्ध इन्होंने पवित्र योग साधना को आधार बनाया। इन्होंने सिद्धों की बहिर्वती साधना के विपरीत अंत साधना पर बल दिया। पतंजलि के योग दर्शन का आधार लेकर इन्होंने सिद्धों हठ योग दर्शन को विकसित किया। इन्होंने षटचक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण, नाद बिंदु की साधना को महत्वपूर्ण माना। हठ योग की जटिलता तथा साधना पद्धति में दुरूहता के कारण इनकी साधना में गुरु का महत्व दिखाई देता है। नाथपंथ जीवन के प्रति सहज और संतुलित दृष्टि को अपनाने के साथ साथ सामाजिक एवं आध्यात्मिक अतिचारों और अतिवादों का विरोधी रहा। पश्चिम भारत में प्रचार प्रसार के कारण नाथपंथियों की भाषा ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी तत्वों से प्रभावित रही। सामंती भोग मूलक समाज में योग तथा संयम का प्रसार हुआ। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की सहभागिता पर बल दिया। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं सदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें 13वीं सदी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं सदी से संबंधित मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें 13वीं सदी का मानते हैं। गोरखनाथ द्वारा रचित 40 रचनाएं मानी जाती है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी है। कौन कौन सी 14 रचनाएं मानी है? सबदी पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नर्वबोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौंतीसा एवं पंचपात्रा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है। किसने किया है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी नाम से उनकी रचनाओं का संकलन संपादित किया है। गोरखनाथ ने हठ योग साधना का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हौ का अर्थ है सूर्य तथा ठौ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षटचक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। हठ योग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर एवं मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था। नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया उनमें चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुनकरनाथ, थरथरी, जालंधरी पाक आदि हैं। सभी हठयोगी योगी गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे। अब है रासो साहित्य। जैन रासो काव्य धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे, परंतु रासो ग्रंथ वीरगाथा परक थे। रासो ग्रंथों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। जो रासो ग्रंथ है वो कैसे थे? वीरगाथा परक थे। रासो काव्यों के रचयिता राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे। रासो काव्य वीररस प्रधान है। रासो ग्रंथों के विषय में जानने से पूर्व रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? रासो शब्द की व्युत्पत्ति हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो ग्रंथों में अधिक्य को देखकर यह विवाद आज भी अनसुलझा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फ्रांसीसी साहित्यकार गार्सा दतासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से बताने की कोशिश की। किससे बताने की कोशिश की? राजसूय शब्द से। इस काल में ना तो राजसूय यज्ञ चलते थे, ना ही इस काल की रचनाओं में इनका कोई वर्णन
दिखाई पड़ता है। फ्रांस में बैठे बैठे साहित्य लिखने की कोशिश करने के कारण गार्सा द तासी की समझ में पक्वता नहीं दिखाई देती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से ढूंढने की कोशिश की। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? रसायन शब्द से। संभवतः उन्होंने बीसलदेव रासो में प्रयुक्त इस शब्द की बार बार आवृत्ति को देखकर ऐसा अनुमान लगाया। बीसलदेव रासो की एक पंक्ति जिसमें रसायन शब्द का उल्लेख हुआ है को उन्होंने आधार बनाया। कौन सी पंक्तियां हैं वो? 1200 बहुतरा मझारी, जेठ बधी नवमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभई शारदा, तुठी ब्राह्मण कुमारी। किसकी पंक्तियां है? बीसलदेव रासो की पंक्तियां हैं। इसी को आधार मानकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से ढूंढने की कोशिश की है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजयश अथवा रहस्य से मानी है, जो वास्तव में प्रासंगिक नहीं है। नरोत्तम स्वामी रसिक और चंद्रबली पांडे नाट्य रासक से इस शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। जो पंडित हरप्रसाद शास्त्री है वे राजयश तथा रहस्य से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। रोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं, रसिक शब्द से। चंद्रबली पांडे नाट्य रासक से शब्द की व्युत्पत्ति को तराशते हैं, परंतु इसके पीछे कोई तर्क उद्घाटित नहीं करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे नाट्य रासक से उद्धृत माना है। रामकुमार वर्मा जी ने संदेश रासक में प्रयुक्त 29 मात्राओं के रासक छंद से रासक शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। किससे मानी है? रासक छंद से। इसकी भी मान्यता पूर्णता वैज्ञानिक नहीं है। रासो काव्यों का वर्गीकरण इनके गीत नृत्य परक होने तथा बहुछंदमयी होने को लेकर भी है। शारदा तनय के भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में लास्य नृत्य से रासक की उत्पत्ति मानी गई है। आदिकालीन ग्रंथों में चंदनबाला रास, जीवदया रास, भरतेश्वर बाहुबली रास इत्यादि को देखकर इन्हें नाट्य रासक से संबंधित बताया गया है और गीत नृत्य परक रासों की श्रेणी में रखा गया। आचार्य स्वयंभू और विरहोक जैसे विद्वानों ने रासो काव्यों में प्रयुक्त शताधिक छंदों को देखकर इनकी उत्पत्ति छंद विविधता से देखने की कोशिश की। उपरोक्त दोनों मतों का परीक्षण करते हुए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का यह निष्कर्ष है कि रासो काव्यों का अंतर छंद विविधता तथा गीत नृत्य परक रासों के आधार पर नहीं किया जा सकता। जैन रासो ग्रंथों तथा वीरता परक रासो ग्रंथों दोनों में ही एक से अधिक छंद देखे जा सकते हैं। वस्तुतः रासों में भी कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जी रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानते हैं। किससे मानते हैं नरोत्तम स्वामी? रसिक शब्द से, जिसका अर्थ कथा वाक्य होता है। वे रासों का विकास क्रम निम्न प्रकार से मानते हैं। रसिक से राउस, राउस से रासो। रासो शब्द के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता अंशतः वैज्ञानिक लगती है। उन्होंने रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानी है। किससे मानी है? रासक शब्द से। द्विवेदी जी के आगे कोई और मत वैज्ञानिक नहीं दिखाई देता, केवल महावीर प्रसाद द्विवेदी को छोड़कर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रस शब्द से रासों को निष्पन्न माना है। चंद परताई के द्वारा पृथ्वीराज रासों में दिया गया रासों की उत्पत्ति का प्रमाण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के तर्क का आधार है। चंद परताई भी रासो, राउस तथा रासक शब्द को रसों से ही उत्पन्न मानते हैं। इसलिए निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? रसों से। जो रस है उसी के आधार पर रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। रासों से राउस शब्द, राउस से रासक शब्द। प्रमुख रासो ग्रंथ। रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों की सूची इस प्रकार है। कौन कौन से ग्रंथ आते हैं रासो काव्य परंपरा में? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, बुद्धि रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले है बीसलदेव रासो। किसकी रचना है ये?
नरपति नाला की। इसका रचनाकाल 1515 ईस्वी था। यह हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। कौन है इसमें? भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्रण इस काव्य में मिलता है। बिसलदेव रासो 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना है। कैसी है ये? एक प्रेम परक रचना है। कितने छंद है इसमें? 125 छंद है, जिसमें मेघदूत व संदेश रासक की संदेश परंपरा भी मिलती है। श्रृंगार के संयोग व वियोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने प्रस्तुत किए हैं। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी भाव चित्रण को सौंदर्य दिया है। 12 मासों तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। ये बिसलदेव रासो। कौन है इसके रचयिता? नरपति नाला। रचनाकाल 1515 ईस्वी। खुमान रासो। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय नामक कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी है, क्योंकि इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के कृत संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताया है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है, परंतु यह सत्य नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी ही है। आरंभिक हिंदी के प्रयोग में इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। खुमान रासो किसकी रचना है? ये दलपति विजय। रचनाकाल है 9वीं शताब्दी। इस ग्रंथ की रचना 5000 छंदों में की गई है। कितने छंदों में? 5000 छंदों में। राजाओं के युद्धों एवं विवाहों के सरल वर्णनों से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। वस्तुतः वर्णनों के अंतर्गत नायिका भेद एवं षड्ऋतु वर्णन भी मिलता है। राजाओं की प्रशंसा का काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। काव्य वीर रस एवं श्रृंगार रस की धारा से उत्प्रोत है। वस्तुतः वर्णनों में पर्याप्त रमणीयता है। दोहा, सवैया आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। काव्यात्मक सरस वर्णन का उदाहरण, इसका उदाहरण है एक पियू चितौड़ना आबियू, सावण पहीली तीज, जोवे बाट बिरहणी, खिण खिण अगवे खीज, संदेशो पिण साहिबा, पाछो फिरिया न दे, पंछी धाले आप पिंजरे, छूटन रो संदेह। वह परमाल रासो। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक है। जगनिक महोबा के राजा परमार्दी देव का आश्रित था। किसका? जगनिक महोब के राजा परमार्दी देव। इन्हें आल्हा एवं उदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। क्या है इसमें? आला और उदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन। इसी आधार पर इसका रचनाकाल 13वीं शताब्दी माना जाता है। यह वीर रस प्रधान सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे अन्य क्या नाम दिया गया है? आलाखंड नाम भी दिया गया है। यह वीर रस प्रधान सर्वश्रेष्ठ रचना है। आज भी इसे ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाता है। श्रोताओं का हृदय वीर रस से भर जाता है। सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन आलाखंड नाम से किया। किसने किया था? चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन आलाखंड नाम से कराया था। जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित कर उसे नागरीय प्रचारणी सभा में प्रकाशित कराया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी अर्ध प्रामाणिकता को ही स्वीकार करते हैं। पृथ्वीराज रासो की भांति इसे भी अर्ध प्रमाणिक कह सकते हैं। कैसी रचना है ये? अर्ध प्रमाणिक रचना कहा जा सकता है किसे? परमाल रासो को। किसकी है ये परमाल रासो? जगनिक की।
अब है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की है। इस ग्रंथ का वर्णनीय विषय पृथ्वीराज की वीर गाथा का वर्णन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का मित्र एवं दरबारी कवि था। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी में हुआ है। उस संस्करण की हस्तलिखियां प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें केवल 13 छंद है। कितने संस्करण हैं पृथ्वीराज रासो के? 4 संस्करण हैं। सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद है, जिसमें इसी कारण इस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। जो पृथ्वीराज रासो है इसे क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र काव्य होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है। रासो की प्रामाणिकता तो संदिग्ध है, परंतु उसका काव्य सौंदर्य अक्षुण्ण है। इसमें वीर व श्रृंगार रसों का सुंदर प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसके वृहद संस्करण में 69 सर्ग है। कितने सर्ग है इसमें? इसके जो वृहद संस्करण है उसमें 69 सर्ग है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। विजयपाल रासो एवं हमीर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित रचना रही है। पृथ्वीराज रासो एवं उसकी प्रामाणिकता। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संदर्भ में विद्वानों के कई वर्ग बन गए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड आदि विद्वानों ने यह माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा में प्रकाशित हुआ है वही प्रामाणिक है। दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वान का है, जो रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। जो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता में विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। कुछ विद्वान उसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो इसे अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी इसे अप्रामाणिक मानते हुए भी आदिकाल के अंतर्गत ही स्थान देते हैं। तृतीय वर्ग के विद्वान मुनि जिनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि हैं, जिनकी मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका मूल रूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। चौथा वर्ग नरोत्तम दास जी का है, जिन्होंने कहा है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की। इनके मत से कोई भी विद्वान सहमत नहीं है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने पढ़ा आदिकालीन साहित्य, जिसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य आदि के विषय में चर्चा की। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।